नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। विधानसभा उपचुनाव के दंगल में दीदी ममता बनर्जी और मामा शिवराज सिंह चौहान का मंगल होता हुआ दिख रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव में ममता बनर्जी का जलवा बरकरार है, वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का दम नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही है, जहां सभी सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने 4 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। दिनहाटा, गोसाबा, खड़दहा और शांतिपुर विधानसभा सीट पर टीएमसी ने जीत हासिल की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बंगाल में कार्यकर्ता जीत का जश्न मनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। असम में भी बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी की सहयोगी ने 2 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। अगर लोकसभा उपचुनाव की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के खंडवा में बीजेपी और हिमाचल प्रदेश के मंडी में कांग्रेस ने बाजी मारी है। वहीं दादर नगर हवेली में शिवसेना को जीत मिली है। ये 6 तस्वीरें आप जरा समझिए और देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों में जो मुकाबला हुआ उसका रोचक परिणाम आना शुरू हो चुका है। और ऐसे में पश्चिम बंगाल में टीएमसी, जो कि सत्ताधारी दल है, उसने एक बार फिर से अपने जलवे को बरकरार रखा। सभी सीटों पर टीएमसी कब्जा करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही आप देखिए असम में बीजेपी ने जीत हासिल की है और पश्चिम बंगाल गोसाबा की सीट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये 2 तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी का दम एक बार फिर से दिखाई दिया है उपचुनाव पे। और मध्य प्रदेश में मामा शिवराज सिंह चौहान अपनी साख बचाते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से बाजी मारते हुए शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ कांग्रेस ने भी कड़ी टक्कर इस बार के उपचुनाव में बीजेपी को दी। तो इस दंगल में अब मंगल यहां पर ममता बनर्जी और शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से जश्न को लेकर सख्त चेतावनी दी गई है कि किसी तरीके का जश्न नहीं मनाया जाएगा, लोगों की भीड़ नहीं इकट्ठा होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए किस तरीके से नियमों को ताक पर रखते हुए कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। भारी भीड़ है, लेकिन दूसरी ही तरफ ये उपचुनाव के नतीजे जिन पर हर किसी की नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि ये तमाम चुनाव बताते हैं कि किस तरीके से मौजूदा सरकार जो है अपनी साख बचाने में जुटी हुई थी। और दूसरी ही तरफ विपक्ष जो दल है वो लगातार चुनौती देते हुए मौजूदा सरकार को नजर आ रहे थे। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर 4 सीटों पर जीतने वालों का आभार जताया है, शुभकामनाएं उनकी तरफ से दी गई है। उन्होंने ट्वीट किया है कि ये जीत आम लोगों की जीत है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कैसे बंगाल हमेशा नफरत की राजनीति पर विकास और एकता को चुनता है। लोगों के आशीर्वाद से हम वादा करते हैं कि हम बंगाल को और ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जाना जारी रखेंगे। ये ट्वीट ममता बनर्जी की तरफ से किया गया। ये जीत was expected। हम अच्छा से चुनाव लड़े, अच्छा से जीते, यही हुआ। ये अच्छा है। बीजेपी, ये हम आशा कर रहे थे, और बीजेपी जितना पीछे जाएगा वो लोकतंत्र के लिए भला होगा। और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने टीएमसी की इस जीत पर क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। की बात करते हैं, जहाँ चुनाव नहीं होते हैं, पोलिंग बूथ पर सिर्फ कब्जा होता हो, जहाँ पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया जाता हो, जहाँ पोलिंग एजेंट हम तय करते हैं उनके घर पे जाकर पुलिस चले जाती है कि बाद में हमारी जवाबदारी नहीं चुनाव के बाद। जब पुलिस, गुंडे और राजनीतिक दल तीनों का नेक्सस जब काम करता हो तो वहाँ चुनाव थोड़ी होते हैं। इसलिए उनकी 1 लाख की जीत हो, 2 लाख की जीत हो, चुनाव नहीं है वहाँ पोलिंग बूथ पर कब्जा है, वो सीट छीनते हैं। तो बूथ कैप्चरिंग का आरोप सीधे तौर पर कैलाश विजयवर्गीय लगाते हुए इस वक्त आशिका सिंह हमारे साथ मौजूद है। बंगाल से उनका रुख कर लेते हैं। आशिका, बंगाल का हाल क्या कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि सभी सीटों पर इस वक्त मौजूदा सत्ताधारी दल टीएमसी कब्जा करती हुई नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है बूथ कैप्चरिंग का, तो वहीं टीएमसी जश्न मना रही है इस बड़ी जीत का जो मार्जिन है वो देखने की बात है। 1,64,000, 93,000, 64,000 ये जीत के मार्जिन है 3 सीटों पर। इसके अलावा चौथी सीट भी टीएमसी के पाले में ही गई है। ऐसे में इस जीत का मतलब क्या निकलता है ये देखने की बात है। देखिए टीएमसी ये जो विधानसभा चुनाव रहा इसमें जीत के बाद खुद को
प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर पेश करती आ रही है। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी पैर पसारने की कोशिश कर रही है। तो इस बीच ये जो जीत है ये एक तरह से कहा जा सकता है कि अनदर फेदर इन द कैप। तो टीएमसी का ये जो कोशिश है, ये जो प्रयास है, उसमें उसको बल ज़रूर मिलता नज़र आएगा। साथ ही साथ ये भी बताना इस समय ज़रूरी है कि 2 सीटें इन 4 में से जो हैं वो एक तो दिनहाटा और दूसरा जो शांतिपुर है वहाँ पर जीत बीजेपी के उम्मीदवारों की हुई थी। दोनों सांसद हैं जिनमें से एक निशीथ प्रामाणिक दिनहाटा से जीते थे, केंद्रीय मंत्री भी हैं। उन सीटों पर भी टीएमसी ने बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है। खासतौर पर दिनहाटा की बात करें, जहां उम्मीद थी बीजेपी को जीत की, उस सीट पर दिनहाटा पर इतने बड़े मार्जिन से 1,64,000 के करीब के मार्जिन से टीएमसी के उदयन गुहा ने जीत दर्ज की है। साथ ही साथ खड़दा से करीब 1 लाख के मार्जिन से मंत्री है ममता सरकार में शोभन देव चट्टोपाध्याय, जिन्होंने भवानीपुर की सीट खाली की थी ममता बनर्जी के लिए। भवानीपुर जीते थे, सीट खाली की और उसके बाद खड़दा से लड़े और वहाँ भी जीत हासिल की। बंगाल की बात करें तो पूरी तरह से जो खेला होबे का नारा ममता ने दिया था वो कहीं ना कहीं सार्थक होता नजर आ रहा है। इसके अलावा दूसरे राज्यों में भी जो परिणाम आए हैं बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं रहने वाले। हालांकि इसको लेकर के अभी चर्चा का दौर भी चलेगा, मंथन भी चलेगा और इसके आगे भाजपा की बात करें तो आगे चुनौती जो है वो त्रिपुरा में भी टीएमसी से मिलने वाली है। बिल्कुल आशिका, खेला होबे जो कि अब टीएमसी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है और एक बार फिर से बीजेपी को तगड़ी हार का सामना करना पड़ा है। ठीक है, आपका रुख करेंगे, लेकिन हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा के हिसार जिले की एलनाबाद विधानसभा सीट पर आईएनएलडी के अभय चौटाला ने जीत दर्ज की है। इस दौरान उनके समर्थकों ने वहां जमकर जश्न मनाया, लेकिन जश्न मनाने के बाद वहां के जो समर्थक थे उन्होंने कोरोना नियमों को ताक पर रखा। खुशी मनाने के चक्कर में कार्यकर्ताओं ने कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। ना 2 गज की दूरी का ख्याल रखा गया और ना ही लोगों ने मास्क पहनने की जहमत उठाई। ये तस्वीर आप देखिए, कार्यकर्ता किस तरीके से नियमों की अनदेखी करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी जीत नहीं, ये किसान की जीत है। और मुख्यमंत्री में अगर नैतिकता है तो मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा उसी दिन दे देना चाहिए था जिस दिन पैसे बांटने शुरू करे, जिस दिन सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होना शुरू हुआ था। बावजूद उसके लोगों ने इनकी तसल्ली बैठा दी। तो अभय चौटाला जो कि इस सीट से चौथी बार जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कि किस तरीके से यहां पर कोशिश की गई थी कि किसी भी तरीके से वोट सही तरीके से ना पड़े, लेकिन इसके बावजूद जनता ने हम पर विश्वास किया। और दूसरी ही तरफ देखिए आईएनएलडी के कार्यकर्ता जो कि सड़कों पर उतरते हुए नजर आए, तमाम नियमों की अनदेखी करते हुए नजर आए, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से यह साफ संकेत दे दिया गया था, सख्त लहजे में कहा गया था कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और ऐसे में 2 गज की दूरी और मास्क लगाना बहुत जरूरी है, भीड़ को इकट्ठा नहीं होने देना है। लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर इसी तरीके से भारी संख्या में कार्यकर्ता जुटे, पटाखे फोड़ते हुए नजर आए। लेकिन दूसरी ही तरफ में जश्न में डूबते हुए ये कार्यकर्ता, क्योंकि इन तमाम सीटों पर उपचुनाव हुआ था और ऐसे में आज जब रिजल्ट सामने आए तो इन सभी कार्यकर्ताओं की खुशी इसी तरीके से सामने आती हुई नजर आई। और हरियाणा की अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने बढ़त बनाई है। मध्य प्रदेश के दंगल में मामा शिवराज सिंह चौहान का मंगल होता हुआ दिख रहा है। मध्य प्रदेश के जोबट विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की सुलोचना रावत जीत गई हैं। खंडवा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल की जीत की खबर है। हालांकि आधिकारिक ऐलान अभी बाकी है। इन 4 सीटों में खंडवा लोकसभा सीट और रेगांव विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा था, जबकि जोबट और पृथ्वीपुर विधानसभा सीट कांग्रेस के पास थी। खंडवा लोकसभा सीट बीजेपी सांसद के निधन से खाली हुई है। जोबट के साथ ही पृथ्वीपुर सीट पर भी बीजेपी ने कब्जा जमाया, जबकि रेगांव सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कल्पना वर्मा जीत गई हैं और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से अपनी साख को बचाते हुए नजर आए।
भाजपा चुनाव को कभी चुनौती नहीं मानती आई, हमेशा अवसर मानती आई है। आज चूँकि धनतेरस से दीपोत्सव का कार्यक्रम की शुरुआत भी हो रही है और शायद हमारी संस्कृति में तो इसे शगुन ही कहा जाता है। और आज मध्य प्रदेश की जो 4 सीटें हैं, एक लोकसभा और 3 विधानसभा, जिसमें 2 कांग्रेस के पास थी, उनकी परंपरागत सीटें थी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के रुझान को देखने के बाद लगता है कि आगामी चुनाव जो देश का सबसे बड़ा विधानसभा का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश, उसके लिए शगुन आज मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सौंपा है और इस शगुन को स्वीकार करते हुए हम मध्य प्रदेश के सभी मतदाता भाइयों बहनों का आभार व्यक्त करते हैं। अब तक के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ हैं, सुखदायी हैं, उत्साहवर्धक हैं और ये परिणाम ये सिद्ध करते हैं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी में जनता का विश्वास है। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है हम लोगों ने, उसको भी जनता का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त है और हम सबके आभारी हैं। और मनोज शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज, मध्य प्रदेश में तो बीजेपी का भगवा मंगल हो चुका है, लेकिन दूसरी ही तरफ इस जीत को यूपी के चुनाव की जीत के शगुन के तौर पर देख रहे हैं सभी। तो इसलिए ज़रूरी है कि यूपी के चुनाव के शगुन के रूप में इसलिए इसको देख सकते हैं क्योंकि ये शगुन इसलिए बनता है क्योंकि जैसे पृथ्वीपुर सीट है तो पूरा उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीट थी। ये मतलब पूरा जो बुंदेलखंड का इलाका था वो पृथ्वीपुर सीट पर, वो सीट जो कांग्रेस से बीजेपी ने छीनी है। दूसरा इलाका विंध्य इलाका है जो फिर उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीमा पर मध्य प्रदेश का विंध्य इलाका है और वहाँ पर जो रैगांव सीट है वहाँ हालांकि बीजेपी को झटका लगा है और रैगांव सीट बीजेपी ने खोई है। लेकिन इसके अलावा आदिवासी इलाका जो अनुसूचित जनजाति वाले जोबट इलाका है, वहां पर जोबट विधानसभा सीट पर कांग्रेस से बीजेपी ने एक सीट छीनी है। और इसके साथ ही जो अनाउंस हो चुका है कि जो खंडवा में बीजेपी के उम्मीदवार जो ज्ञानेश्वर पाटिल है वो चुनाव जीत गए हैं राजनारायण सिंह से। तो जाहिर तौर पर इस समय बीजेपी के दफ्तर में खड़ा हूँ, यहाँ थोड़ी देर पहले काफ़ी जश्न मनाया गया था। बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम मंत्री यहाँ पर आए हुए थे और बीजेपी के पास कारण है इस जश्न को मनाने का, क्योंकि अभी तमाम जो कारण गिनाए जा रहे थे इसके पहले जितने भी राजनीति के जानकार हैं जो अपने आप को चुनाव की राजनीति के जानकार कहते हैं, वो कहते हैं कि कोरोना था, वो कहते हैं कि खाद की किल्लत थी, वो कहते हैं कि इन तमाम विषम परिस्थितियों में अगर मध्य प्रदेश की सरकार कमियां गिनाई गई विपक्ष की तरफ से, लेकिन एक बार फिर से जनता ने भरोसा किस पर किया? शिवराज सिंह चौहान पर। ठीक है मनोज, लौटेंगे आपके पास, लेकिन अब मध्य प्रदेश के बाद बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी को झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया है। मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह जीत गई हैं। बीजेपी 2 बार से लगातार जीत रही मंडी लोकसभा सीट अब नहीं बचा पाई। हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर हार झेलनी पड़ी है। पार्टी के लिए 2022 विधानसभा चुनावों से पहले करारा झटका लगा है। इसके अलावा अर्की, फतेहपुर, जुब्बल, कोटखाई में भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हार पर मंथन करेंगे। तो मुख्यमंत्री मंथन करने की बात कह रहे हैं और देखिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने क्लीन स्वीप करते हुए बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। हालांकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से जोर आजमाइश लगातार जारी थी, तैयारियां पुरजोर तरीके से जारी थी, तमाम तरह के कार्यक्रम और रैली भी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश की जनता ने इस बार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों पर विश्वास जताया और ऐसे में क्लीन स्वीप किया और बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को देते हुए नजर आई कांग्रेस पार्टी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश उपचुनाव में हार के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने हार स्वीकार करते हुए एक ट्वीट किया है। जयराम ठाकुर ने लिखा है कि जनमत को स्वीकार करता हूं। आज मंडी लोकसभा सहित अर्की, जुब्बल, कोटखाई, फतेहपुर विधानसभा उपचुनावों के नतीजे सामने आए हैं। मैं जनता के फैसले को स्वीकार करता हूं। कांग्रेस के विजेता प्रत्याशियों को बधाई। हम हार पर मंथन करेंगे और आगामी रूपरेखा बनाएंगे। जो कमी रही है उसकी भरपाई करेंगे। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला हैं। राजीव जी, हिमाचल प्रदेश में 1 लोकसभा 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और चारों में कांग्रेस जीत गई। बीजेपी का वहाँ मुख्यमंत्री है, बीजेपी का शासन है। बीजेपी की केंद्र में भी सरकार, बीजेपी की हिमाचल में राज्य सरकार भी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहीं से हैं और बीजेपी के सारे बड़े नेता, कद्दावर नेता हिमाचल से। उसके बावजूद वहाँ चारों सीटें जो है कांग्रेस जीती है। लोकसभा भी जीती, जो बहुत मायने रखता। तो लोकसभा की सीट का वोट माने केंद्र सरकार के खिलाफ वोट है और तीनों विधानसभा
कांग्रेस जीती है, इसका मतलब कि वहाँ लोग बदलाव चाहते हैं, वहाँ परिवर्तन चाहते हैं। और आगे जो आने वाला चुनाव है, जनरल आम चुनाव, उसमें कांग्रेस वहाँ पे सरकार बनाएगी, ऐसा प्रतीत हो रहा। आप ये कह रहे हैं कि लोकसभा का जो रिजल्ट है वो बड़ा मायने रखता है कि लोग बीजेपी खिलाफ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आती, वो तो बढ़ती जा रही है। नहीं, हम इस पे तो नहीं जानते मोदी की लोकप्रियता, लेकिन वहाँ का चुनाव नतीजा में लोकसभा के लिए वोट था, लोकसभा में भी हारी है भाजपा वहाँ, जो कि सिटिंग MP उनका था वहाँ पे, जहाँ पे उपचुनाव। और ये गृह क्षेत्र है, वो गृह जिला है, जनपद है मुख्यमंत्री का, उसके बावजूद वहाँ भाजपा हारी है। और बाकी 3 सीटों में 1 सीट पे तो बीजेपी की जमानत जब्त हो गई है, वहाँ पे ये स्थिति है। तो इसलिए जो हिमाचल प्रदेश का ये जो रिजल्ट है, ये पूरे देश को एक दिशा देता है। तो हिमाचल प्रदेश की जनता इस बार बदलाव चाहती है और इसी वजह से कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है, ये कहते हुए कांग्रेस के नेता नजर आए। और हमारे सहयोगी नीरज कुमार ने अभय चौटाला से बातचीत की है जीत के बाद, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। चौटाला सर, अभय चौटाला इस वक्त हमारे साथ है। पिछला विधानसभा चुनाव जब जीते थे तब भी उनसे बातचीत की थी और एक बार उपचुनाव जीते, एक बार फिर हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। आपने कहा कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ पहले आपने इस्तीफा दिया और फिर चुनाव मैदान में उतरे। बीजेपी और जेजेपी कहती है कि कृषि कानूनों का इस चुनाव के नतीजों से कोई मतलब नहीं है। इसके पूरा असर पड़ा है। अगर कोई असर ना होता तो सरकार जिस ढंग से इस चुनाव के अंदर पैसे के बलबूते पे सरकारी मशीनरी को दुरुपयोग करके और जिस ढंग से लोगों में दहशत फैला करके इस चुनाव को लड़ रही थी, फिर तो सरकार जीतती है। मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि बीजेपी बार बार कह रही थी कि ये चुनाव कृषि कानूनों से जुड़ा हुआ नहीं है और आपका वोट भी कम हुआ है और बीजेपी को लगता है कि उनका वोट बढ़ा है। सरकार की लोकप्रियता खत्म होगी। 2 बाई इलेक्शन हुए हरियाणा प्रदेश में, एक साल बड़ी सरकार हुई तब हुआ था, उसमें सरकार हारी और अब फिर सरकार ये चुनाव हारी है। इसलिए मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। 2 राष्ट्रीय पार्टियां आपके खिलाफ थी, दोनों पार्टियां चुनाव में जीत नहीं दर्ज कर पाई और 2010 से आप यहां लगातार जीत रहे हैं। कांग्रेस की तो जमानत जब्त हो गई है, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में भी इस सीट पर आपकी दावेदारी जो है मजबूत रहेगी? जिस मुद्दे को आप लेकर चले उस मुद्दे को लेकर किसानों के बीच भी अभी आगे जाएंगे? दोनों राजनीतिक पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ रही थी, दोनों नेशनल पार्टियां अलग अलग नहीं लड़ रही थी, दोनों मेरे सामने इकट्ठा होकर के नूरा कुश्ती कर रहे थे, लोगों को दिखा रहे थे कि हम चुनाव मैदान में हैं, लेकिन एक दूसरे की मदद कर रहे थे। हुड्डा तो क्लियर कट कह करके गया अपने मंच से कि गोपाल कांडा मेरा मित्र है, आप इसका ध्यान रखना भाई। किसानों के बीच भी जाएंगे, आपने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर इस्तीफा देंगे। आखिर फिर चुनाव क्यों लड़े थे, फिर क्यों विधायक बने दोबारा से? ना तो आपसे पूछ के चुनाव लड़ा और ना आपसे पूछ के इस्तीफा दिया। ये फैसला प्रदेश की जनता ने किया, ये फैसला मेरे हल्के के लोगों ने किया। आप जैसे लोग ना तो आप जैसे लोगों की सलाह की मुझे जरूरत नहीं। किसानों के बीच जाएंगे क्योंकि किसानों के मुद्दे पे इस्तीफा दिया। किसानों के बीच में जाऊंगा। आपने खुद कहा कि अगर कहेंगे तो इस्तीफा, अगर किसान कहेंगे तो फिर इस्तीफा दूंगा। 3 कृषि कानूनों को करने के लिए थे अभय चौटाला, कैमरा पर्सन विकास के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, सिरसा। तो चौथी बार एलनाबाद सीट से जीत हासिल करने के बाद अभय चौटाला सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कि जनता उन्हें नकार चुके हैं और ऐसे में नैतिकता के आधार पर उन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे में लगातार जो उपचुनाव के रिजल्ट सामने आ रहे हैं उन पर न्यूज 18 इंडिया की नजर बनी हुई है। तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से बने हुए हैं। अब हरियाणा के बाद बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार के दरभंगा में हुए उपचुनाव में आरजेडी को झटका लगा है। जेडीयू ने उपचुनाव में कुशवेश्वर स्थान सीट पर जीत हासिल कर ली है और इस सीट पर आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। अब लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने हार का ठीकरा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर फोड़ा है। साथ ही तेज प्रताप यादव में सुनील सिंह और तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव को पार्टी छोड़ने तक की बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि वो जितनी जल्दी पार्टी छोड़ेंगे पार्टी के लिए उतना ही अच्छा होगा। हमारे बीमार पिता को भी उन लोगों ने कैंपेन में लेके जाने का काम किया और आप देख रहे हैं कि कोई भी लड़ाई हमको लड़ाई हमको लड़ना है और जीतना है, तो हम लोग सबको लेकर के चलने का काम करना है। कांग्रेस जो है शुरू से हम लोग का सहयोगी रहा है, हम लोग उसके सहयोगी रहे हैं शुरू से। लगातार पिताजी की बातचीत होते रहती है और इस चुनाव के दौरान भी पिताजी से बातचीत हुई है, सोनिया गांधी जी की बातचीत लगातार। और हम तो कांग्रेस को शुरू से ही लेकर चलने का काम किया।
और संगठन में जैसे जगतानंद सिंह हो गए, सुनील सिंह हो गए, संजय हो गए, ये सब पार्टी को पूरे तरीके से हरवाने का काम किया है और पार्टी को बर्बाद करने का काम किया है, जिसका नतीजा है कि आज तेजस्वी को हार का सामना करना पड़ा। जय सिया राम, जय श्री राम, बस इन्हीं नारों से गूंज रही है आज अयोध्या नगरी, सबसे पावन नगरी, राम नगरी। और ये द्वीप अपने आप में बहुत कुछ यहाँ पर बयां कर रहे हैं। पंकज, मैं चाहूंगी कि आप इन दियों की तस्वीर जरूर दिखाएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये दिए कल अपने आप अपनी एक कहानी बोलेंगे और इसके साथ विश्व कीर्तिमान यहाँ पर लिखते हुए नजर आएंगे। ये राम की पैड़ी की तस्वीर है जहाँ पर लाखों दिए वॉलंटियर्स के जरिए सजा दिए गए हैं। वो वॉलंटियर्स, वो छात्र छात्राएं, वो युवा जो लगातार दिन रात यहाँ पर जुटे रहे ताकि एक भी दिया यहाँ पर कम ना हो, ताकि एक भी द्वीप प्रज्वलित होने से ना रह जाए। विश्व कीर्तिमान कल स्थापित होने वाला है। राम की नगरी अयोध्या में एक नया अध्याय यहाँ पर लिखा जाएगा। ये शांत आपको राम की पैड़ी जरूर नजर आ रही होगी, लेकिन इस शांति के साथ साथ ये कल के उस उजाले की कहानी बयां कर रही है जो कि विश्व रिकॉर्ड कायम करता हुआ नजर आएगा। मेरे पीछे की ये पूरी तस्वीर आप जरूर देखिएगा। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ वो दिए नजर आएंगे जिनमें तेल भरा जाएगा और रुई नजर आएगी, और उसके बाद ये प्रज्वलित होंगे कल यानी कि 3 नवंबर को। और सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए जो तमाम तैयारियां हैं उसका जायजा लगातार लिया गया। हर तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई ताकि आप न्यूज़ 18 इंडिया के साथ घर बैठे अयोध्या की इस महादिव्य दिवाली के गवाह बन सके, क्योंकि अयोध्या का ये अध्याय महज एक अध्याय नहीं होगा, बल्कि आप ये सोचिए कि ये विश्व कीर्तिमान स्थापित करेगा। इस बीच आपको एक और खबर तस्वीरों के जरिए यहाँ पर बताने जा रहे हैं। एक ऐसे शख्स के बारे में यहाँ पर जानकारी देने जा रहे हैं जो कि हनुमान की वेशभूषा में यहाँ पर पहुंचते हैं। सिया रामचंद्र हनुमान की जय, यानी उस हनुमान की वेशभूषा में पहुंचते हैं जो कि राम के सबसे बड़े भक्त और सबसे बड़े सेवक माने जाते हैं। और हर किसी के मन में राम नाम की जो जाप है उसे दर्शाने का एक अलग तरीका है। तस्वीरें हम आप तक यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। इनसे खास बातचीत भी हमारे सहयोगी अमित सिंह ने की है, जो कि कई बातचीत अब तक यहाँ पर सामने रख चुके हैं। और ये खास बातचीत भी देखें किस तरह से हनुमान की वेशभूषा में आए इस शख्स से की गई है, जो कि अपनी भक्ति को कुछ इस अंदाज में दिखाते हुए नजर आए। शाम ढलते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सबसे बड़े भक्त भगवान राम के हनुमान जी वो निकल गए हैं अयोध्या नगरी में। इस वक्त हम लोग राम की पैड़ी में मौजूद हैं और देखिए राम की पैड़ी में जब कल शाम यहाँ पर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, 9 लाख से ज़्यादा दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। ऐसे में हनुमान जी गदा के साथ इस वक्त निकल गए हैं। पूरे राम की पैड़ी में आप घूमे? 4 साल से मैं आ रहा हूँ पटना बिहार से, और हनुमान जी की जयंती पर यहाँ आता हूँ, आनंद सबको देता हूँ। समाज को एक धर्म के ऊपर उसका आस्था को प्रेरित करने के लिए। मेरा ये पैसा नहीं है, पैसा कुछ नहीं है, अपना शौक़ है भगवान के नाम को ऊंचा करने का। 4 साल से आप आ रहे हैं, 4 साल से लगातार यहाँ पर दीप प्रज्वलित करके अपना ही रिकॉर्ड लोग यहाँ पर तोड़ रहे हैं। इस बार 9 लाख से ज़्यादा दीप प्रज्वलित होंगे यहाँ पर राम की पैड़ी में। पूरे अयोध्या की बात करें तो 12 लाख दीप प्रज्वलित होंगे। क्या कहेंगे आप? दीपक उसका जितना प्रकाश हो जीवन में उतना ही अच्छा है। दीपक का अर्थ है जलने का, 1 दिया या 1000 दिया। उससे अपनी शक्ति को, ऊर्जा को, धर्म को आगे विकास के लिए, आस्था को जमाने के लिए ये सब उत्सव हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है।
तो राम की पैड़ी में इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं और आज अयोध्या में जो एक नया अध्याय कल के लिए लिखा जाना है उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भी लगातार बने हुए हैं। अमित, सुबह से लेकर शाम हो गई, वो सूरज भी ढल गया जो कल एक नए संदेश के साथ उगेगा और अयोध्या के नए अध्याय की कहानी बयां करेगा। क्या कुछ आप कहेंगे? हर कोई अपनी भक्ति को अपने अंदाज में दिखा रहा है और ये जो दिए कल प्रज्वलित होने वाले हैं, इनकी जगमगाती कल की तस्वीर को सोचकर ही मन सराबोर हो जाता है राम की भक्ति से। जी सबीना, कल जब सूरज उगेगा तो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। अयोध्या बनाएगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। अयोध्या के वासी बनाएंगे 9 लाख से ज्यादा दीप प्रज्वलित करेंगे राम की पैड़ी में। और पूरे अयोध्या की बात करें तो 12 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं। देखिए यहाँ पर जितने भी घाट हैं उन सबकी नंबरिंग की गई है, 1 2 3 4 5 6 करके। इस वक्त मैं 14 नंबर घाट पे हूँ और 33,000 दीप प्रज्वलित यहाँ पर किए जाएंगे। मैं सबसे पहले तो एक बार तस्वीरें दिखा दूं और जो मेरे आसपास यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, ये सभी स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस दीप को सजाया है। देखिए यहाँ पर ये जो दीप है यहाँ पर ये दिए यहाँ पर रख दिए गए हैं, लेकिन इसमें अभी केवल तेल और रुई की आवश्यकता है जो कि कल शाम 6 साढ़े 6 बजे के बीच में डाली जाएगी और उसके बाद शाम 6 साढ़े 6 बजे के बीच में ही इस दीप को प्रज्वलित किया जाएगा। और देखिए जोश देखिए किस तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर लगातार ये कौन कॉलेज से हैं आप लोग? कौन से कॉलेज? सर मैं NNPG कॉलेज नंदी नगर नवाबगंज गोंडा से हूँ, नंदी नगर कॉलेज से हूँ। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के सभी पद से इस्तीफा दिया है अमरिंदर सिंह ने। अमरिंदर ने नई पार्टी का ऐलान किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमरिंदर सिंह ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी का नाम पंजाब लोक कांग्रेस रखा है। न्यूज 18 के चमन पलानिया के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को इस्तीफा भेज दिया है। कांग्रेस के सभी पद से इस्तीफा दिया है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने और नई पार्टी का ऐलान भी कर दिया गया है अमरिंदर सिंह की तरफ से और इस पार्टी का नाम रखा गया है पंजाब लोक कांग्रेस। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से पार्टी का नया नाम रखा गया है। हाल फिलहाल में ही कैप्टन अमरिंदर सिंह किस तरीके से कांग्रेस पार्टी से अलग हुए थे और ऐसे में अब जानकारी मिल रही है कि सभी पदों से इस्तीफा देते हुए एक लेटर सोनिया गांधी को भेज दिया गया है। न्यूज 18 के चमन पलानिया के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर। साथ ही नई पार्टी का जिक्र लगातार अमरिंदर सिंह करते हुए नजर आ रहे थे। पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसमें साफ ये संकेत दिए गए थे, ऐलान कर दिया गया था कि नई पार्टी का गठन होगा और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या कुछ होगा, पार्टी का नाम क्या कुछ होगा, आने वाले दिनों में ऐलान कर दिया जाएगा। और ऐसे में अब पार्टी का नया नाम क्या कुछ होगा उसके बारे में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बता दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्होंने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है और साथ ही कहा है कि इस्तीफा सभी पदों से देते हुए अब मैं अपनी पार्टी यानी कि पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूंगा और इसी के संगठन से जुड़े तमाम जो महत्वपूर्ण कदम है वो उठाए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कैप्टन अमरिंदर सिंह की अब ये नई पारी की शुरुआत होती हुई पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में ये बड़ी चुनौती कैप्टन अमरिंदर सिंह अब दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी को। चमन पलानिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चमन, पूरी डिटेल से जरा विस्तार से बताइए। जी देखिए, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज नई पार्टी का ऐलान कर दिया है और उनकी नई पार्टी का जो उन्होंने नाम रखा है उसका नाम रखा है पंजाब लोक कांग्रेस। तो उसके नाम का ऐलान के पहले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से अपना जो इस्तीफा है वो सोनिया गांधी को भेज दिया है और उस इस्तीफे में उन्होंने जो मुख्य बातें अपनी वो लगभग जो उनके 7 पद थे कांग्रेस में उसको लेकर उन्होंने उस इस्तीफे में लिखा है कि मैं इन 7 पदों से अपना इस्तीफा दे रहा हूं कांग्रेस पार्टी से। और उसके बाद उन्होंने उस जो एक सोनिया गांधी को उन्होंने जो एक अपना रिजाइन जो इस्तीफा है वो लिखा है और उसके बाद उस इस्तीफे में उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को भी पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाने पर भी चिंता व्यक्त की है और सोनिया गांधी को उस लेटर में लिखा गया है कि नवजोत सिंह सिद्धू को जब पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया तो उस पर भी। बहुत शुक्रिया चमन पलानिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।